नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत। आप सबके बीच में सुभाष बंबू, IIT बॉम्बे से MSc, 2 बार नेट JRF, 2 गवर्नमेंट जॉब का अनुभव, इसके साथ RPSC में असिस्टेंट प्रोफेसर और ACFRO का इंटरव्यू। मेरे पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट की जितनी भी नॉलेज है, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये नॉलेज आप तक डिलीवर हो, ताकि यदि किसी मेरी नॉलेज से मेरे छोटे भाई बहन का सिलेक्शन होता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक आपके लिए बहुत ही यूं मान के चलो इफेक्टिव सीरीज लेके आया हूं। इस सीरीज का नाम है अपने एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न सीरीज। तो सबसे पहले अपने सीरीज का नाम लिखते हैं। ये सीरीज रहेगी अपनी एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न सीरीज। आरपीएससी का आज तक का पैटर्न रहेगा। आरपीएससी में जो अपने 11th-12th के जो भी टॉपिक है वो सारे के सारे प्रश्न एनसीईआरटी से बनाती है। अब एनसीईआरटी के प्रश्न बनाती है, लेकिन चूंकि अपने को ये भी पता है कि लगभग सभी स्टूडेंट एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी करते हैं, लेकिन वो एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न कभी नहीं करते। और आरपीएससी जब भी प्रश्न फ्रेम करेगी, अच्छा प्रश्न फ्रेम करेगी, तो हमेशा अभ्यास प्रश्न से उठाती है क्वेश्चन। हो सकता है अभ्यास से कई बार डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, हो सकता है कुछ आपको डाटा हेर फेर करके ऐसा कोई क्वेश्चन बना दे। तो मेरा ये टारगेट है कि अपने एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन केमिस्ट्री में गलत नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपके आरपीएससी की जो अपने एनसीईआरटी जो पीछे अभ्यास क्वेश्चन दिए हुए, वो सारे के सारे क्वेश्चन अपने यूट्यूब पे आपको सोल्व करवाएंगे। इसके साथ में ही अपनी एक मेगा टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है। जो भी साथी सेकंड ग्रेड के लिए सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने खूब अपनी थ्योरी पढ़ ली, खूब प्रैक्टिस भी कर रखी होगी, लेकिन अंतिम समय में अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि मैं कहाँ एग्जिस्ट कर रहा हूँ, क्या वाकई मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अपने पॉइंट, जहां अपने लूज पॉइंट है उनको पकड़ना चाहते हैं, अपनी कमी को पकड़ना चाहते हैं। तो अंतिम समय में आपके लिए मेगा टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। ये 8 जून से स्टार्ट होगी, बहुत ही ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव होगी। यूं मान के चलो आप बिल्कुल आरपीएससी के पैटर्न पे रहेगी, और साथ साथ में एनसीईआरटी से जितने भी संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, नए क्वेश्चन, वो सारे के सारे हम इस टेस्ट सीरीज में डालेंगे। और साथ में आपका आरपीएससी में आए हुए क्वेश्चन भी कुछ क्वेश्चन अपने पीवाईक्यू भी डालेंगे, ताकि आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि जो पीवाईक्यू क्वेश्चन जितने भी आ रखे हैं, क्या वो मेरे सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा। यदि आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको एक अलग तरह का मोटिवेशन मिलेगा। मान लो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि मैं कहां गलती कर रहा हूं, तो आप उसको अभी सुधार सकते हो। आपके पास अभी वक्त पड़ा है 3 महीने का। उन 3 महीने के वक्त में आप अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करो और उस पर काम करना शुरू करो। अंतिम समय में आपकी यही रणनीति होती है। अंतिम समय में खूब आपने थ्योरियां पढ़ ली, लेकिन अब आपको थोड़ा सा आप खुद पे काम करना है कि मैं कहां गलती कर रहा हूं, कहीं मेरी गलती की वजह से मैं मेन सिलेक्शन से चूक ना जाऊं। उसके लिए हम ये मेगा टेस्ट सीरीज लेके आए, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव। यूं मान के चलो आपको मजा आ जाएगा बिल्कुल आरपीएससी के पैटर्न पे। और एनसीईआरटी के प्रत्येक जितने भी संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को अपने मेगा टेस्ट सीरीज में डालेंगे। इस टेस्ट सीरीज की प्राइस 551 रुपए। आप यदि किसी नए साथी ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप मेगा टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। और आप अपना आंकलन कर सकते हो कि मैं कहाँ एग्जिस्ट कर रहा हूं, मुझे और कितनी मेहनत करनी है, ताकि मैं 3 महीने में मेरे जितनी भी कमी है उनको दूर करके मेरे को सिलेक्शन लेना चाहिए, कैसे भी अपने सिलेक्शन होना चाहिए। इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी ये टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। साथ में अपने लॉन्च किया एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न। जैसे ही आप अपना टेस्ट सीरीज दे, टेस्ट सीरीज में 15-15 दिन में, जैसे 7-7 दिन में अपना शेड्यूल है 50% टॉपिक्स का, तो उन 50% टॉपिक्स में आपको क्या है कि पहले से आपने थ्योरी पढ़ के फिर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके जाओगे, तो वो आपको वहां पे एक अचानक आपको नए क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। आपको ऐसा लगेगा हाँ ऐसे क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं, अब मेरे से हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न सीरीज। ये सीरीज बहुत ही ज्यादा आपके लिए किफायती होगी। आपको सबसे पहले 1-2 काम करने हैं। देखो मैं आपके लिए इतना अच्छा कर रहा हूं, मेरे को ऐसा लग रहा है फ्रिक्शन की टीम आपके लिए बहुत ज्यादा निस्वार्थ भाव से आपके बीच में अच्छा कंटेंट लेके आ रही है। तो आपका भी 1-2 दायित्व बनता है। एक तो इसको सबसे ज्यादा आप शेयर करो, जो भी आपका साथी तैयारी कर रहा है उनके उस तक ये वीडियो पहुंचाओ, ताकि कोई भी भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं वो अपनी वीडियो से वंचित ना रहे। इसके अलावा जितने भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हो, उन ग्रुपों में भी आपको शेयर करना है। और यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि इससे हमारे को एक नया मोटिवेशन मिलेगा और भी आपके लिए अच्छी अच्छी हम वीडियो लेके आएंगे। आज जो अपनी एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न सीरीज है, उसमें सबसे पहले हम अपना टॉपिक रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो टॉपिक का नाम रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर।
एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम यूट्यूब पे सोल्व करवाएंगे। ऐसे धीरे धीरे अपने कोशिश ये करेंगे पूरी एनसीईआरटी आपको यूट्यूब पे सोल्व करवाऊं। तो सबसे पहले बात करेंगे 1 नंबर क्वेश्चन की। ये देखो इधर अपने क्वेश्चन होंगे, आप इधर क्वेश्चन को देखना, राइट हैंड साइड में क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में इसका सॉल्यूशन करवाएंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 2.1 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। 2.1 का 1 नंबर क्लोज में क्या लिखा हुआ है, 1 ग्राम बार में इलेक्ट्रॉन की संख्या का परिकलन कीजिए। देखो भाई, हो सकता है किसी के पास एनसीईआरटी तो आप पास में भी लेके बैठ सकते हो, यदि नहीं भी है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो क्वेश्चन को। 1 ग्राम बार में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। हमें यह पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है सर, 1 इलेक्ट्रॉन का भार होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन का भार। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 9.1 इंटू 10⁻31 kg में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है सर, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 1। वही तो सेम बात होगी भी, 1 इलेक्ट्रॉन में कितना बार, इतना बार। तो इतने बार में इलेक्ट्रॉन कितने, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 kg में कितना होगा, 1 kg में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसको डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल सर, इसको डिवाइड कर देंगे 9.1 इंटू 10⁻31। ये 10⁻31 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये हो गया प्लस में। अब देखो ये 1 kg है, हमें पता है 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1000 ग्राम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, वही सेम आएगा। बिल्कुल सर सेम आएगी, 10⁻31/9.1। अब मैं इसको 1 ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे करेंगे, 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे करेंगे सर, 1000 से डिवाइड कर देंगे। देखो ये 1000 है ना, इसको डिवाइड कर देंगे इधर, ये इधर नीचे जाएगा 10⁻31/9.1 इंटू 1000। इसको आप सोल्व करोगे 10⁻28/9.1 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.098 इंटू 10⁻27। ऐसे ही क्वेश्चन आरपीएससी पूछती है। आप देखना एक बार पीवाईक्यू, ऐसे क्वेश्चन सेम के सेम पैटर्न पे आरपीएससी के पूछे हुए हैं। तो ये आप मेरे हिसाब से ये आप समझ गए होंगे कि आपको सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन का भार होना चाहिए। उस भार का मतलब हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 kg में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी। तो अपने 1 ग्राम में पूछा हुआ इलेक्ट्रॉन, हम आसानी से 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। आगे देखो भाई, सेकंड क्या पूछा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और आवेश का परिकलन कीजिए। 1 मोल का पूछा हुआ है। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछो, 1 मोल द्रव्यमान, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है भाई सर, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब आपको यदि मोल पूछ लिया जाए, 1 मोल पूछ लिया जाए, हमेशा आपको क्या करना है, 1 मिनट, हाँ, जितना भी आपका भार है, जो भी भार आपका है, जितना भी भार है, इस भार को आप Na से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपको गांठ बांध लेनी है। जो भी आपका 1 इलेक्ट्रॉन आएगा उसको Na से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मोल आ जाएगा। तो मोल की संख्या कैसे आएगी, मोल की संख्या सर Na से मल्टीप्लाई करने से आएगी। तो इसको Na से मल्टीप्लाई कर दिया, 9.1 इंटू 10⁻31, Na की वैल्यू लगा लो 6.23 इंटू 10⁻23, और ये आ जाएगा आपका kg में। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आ जाएगा, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 5.48 इंटू 10⁻7 kg आ जाएगा। ठीक है, आगे एक और पूछा हुआ इसमें, देखो आगे आवेश का परिकलन। अब मेरे हिसाब से आप समझ चुके हो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है सर, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, 1 मोल का कितना होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश सर, 1 मोल का पूछा हुआ है, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू Na कूलम। अब Na को आप मल्टीप्लाई करके एक बार इसको कर लेना, आपका हो जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो भाई 2.2, थोड़ी सी कैलकुलेशन में कम रखूंगा, नहीं तो टाइम ज्यादा लगेगा। कैलकुलेशन आप करते रहना, बस अपने को कंसेप्ट समझाने का काम है अपना, कि ज्यादा से ज्यादा आपके कंसेप्ट समझ में आने चाहिए। आगे देखो, मेथेन के 1 मोल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, मेथेन पूछा है, तो मेथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी, मैं इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी, वो भी 1 मोल में पूछी हुई है। देखो 1 मोल में पूछी हुई है। सबसे पहले 1 CH4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 CH4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या, 1 CH4 में कितनी होगी सर, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो आप इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे सर, हम निकालेंगे कार्बन C612 H1H1 होता है, बिल्कुल। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
सर इसमें जो प्रोटॉन की संख्या, जब न्यूट्रल हो तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। भाई मैंने आपको करवा रखा है, जब भी किसी पे चार्ज नहीं होता, जब चार्ज नहीं हो तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान होता है। इस पे कोई चार्ज नहीं है CH4 पे, तो यहाँ पे जो कार्बन पे जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। इसी प्रकार हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 1। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है सर 4 हाइड्रोजन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 4 यहाँ से 6 यहाँ से, यानी 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो एक CH4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। आपको पूछा हुआ है एक मोल में कितने, किस में पूछा हुआ है एक मोल में पूछा हुआ है, एक मोल CH4 में इलेक्ट्रॉन, एक मोल CH4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आप क्या बोलोगे सर, हम बोलेंगे 10 Na। कितना आ जाएगा 10 Na की वैल्यू रख देना आप, आंसर आ जाएगा। एक मोल CH4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई। आगे आगे देखो भाई, दो सेकंड पार्ट इसका, 7 मिलीग्राम C14 में न्यूट्रॉन की कुल संख्या। सबसे पहले आपको 7 मिलीग्राम में कार्बन 14 में न्यूट्रॉन की संख्या पूछी हुई है इसने, न्यूट्रॉन की संख्या। देखो ये आपको पता होना चाहिए, कार्बन होता है, कार्बन में क्या होगा C614, ये 14 आपको दिया हुआ है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6 होता है। अब इसका न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, मैंने आपको करवा रखा है न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। सर न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, माइनस परमाणु क्रमांक। इसको ऐसे दूसरे तरीके से बोले तो ऐसे क्या बता रखा है मैंने आपको, मैंने ये बता रखा आपको परमाणु भार बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, तो यहां से न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या। तो देखो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी सर 14 माइनस 6, तो ये आ जाएगा आपके 8। 14 माइनस 6 तो ये आपकी कितना आ जाएगी 8 आ जाएगी। ये आ गया आपका C4 में न्यूट्रॉन की संख्या। ये किसमें C4 में न्यूट्रॉन की संख्या, यानी एक C14 में न्यूट्रॉन की संख्या में न्यूट्रॉन की संख्या है कितनी है भाई, ये सर 8 है। ठीक है, एक मोल में कितनी होगी, एक मोल कार्बन 14 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी सर 8 इंटू Na। हमारे पास मोल कितने दिया हुआ है सर 7 मिलीग्राम दिया हुआ है, तो आप इसको मोल में सबसे पहले इसका मोल निकाल लिया करो। 7 मिलीग्राम, 7 मिलीग्राम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ग्राम, बिल्कुल। तो इसका मोल निकालो आप, मोल बराबर क्या होगा भार बटा अणुभार। भार कितना दिया हुआ है आपका सर 7 इंटू 10 की पावर माइनस 3 बटा अणुभार कितना है सर, कार्बन है, कार्बन का अणुभार कितना होता है सर 14, कार्बन का अणुभार कितना होता है, सॉरी कार्बन का अणुभार कितना होता है, कार्बन का अणुभार 14 होता है, 14। तो आप इसको सोल्व करोगे, ये 2 आ गया, तो ये 1/2 यानी 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये आपका आ गया मोल। इतने मोल में आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, एक मोल में इतने न्यूट्रॉन है, तो सीधी सीधी बात है इतने मोल में इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सर 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल C14 में न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे सर 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 8 इंटू Na। अब इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 Na, ये आपके न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। इसके अलावा पूछा आगे कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान भी निकाल सकते हो आप। कैसे सर, इसका भार कितना है सर, भार में हमें पता है और हमें मोल हम निकाल चुके हैं, कुल न्यूट्रॉन हम निकाल चुके हैं। देखो हम जानते एक न्यूट्रॉन का भार, एक न्यूट्रॉन का भार कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। ये आप मेरे हिसाब से आप सभी ने पढ़ रखा है, एक न्यूट्रॉन का भार इतना होता है। नहीं यदि पता हो आपको तो ये याद कर लेना, एक न्यूट्रॉन का भार होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। ठीक है, ये आपका एक न्यूट्रॉन का आ गया। अपने पास न्यूट्रॉन टोटल है कितने सर, इतने न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो यानी आपके कुल तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 Na न्यूट्रॉन का भार कितना आ जाएगा भाई, न्यूट्रॉन का भार, तो सर इसी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 Na, ये आपको वैल्यू आ जाएगी। इसको आप थोड़ा सा एक बार सोल्व कर लो हल्का सा, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर में 23। देखो ये 30 हो गया, ये 23 हो गया, 7 हो गया, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका लास्ट में फाइनल आंसर आ जाएगा 4.03 इंटू 10 की पावर माइनस 6 kg, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले आपको न्यूट्रॉन पूछा हुआ है, हमें ये पता होना चाहिए कि एक कार्बन 14 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है सर, उसमें आती है 8। ये एक में है, एक मोल में कितनी होगी सर Na से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अपने 7 मिलीग्राम पूछा हुआ है तो इसमें मोल निकालेंगे सर, मोल कितना आएगा 0.5, तो हमें एक मोल में पता है, तो 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल में कितना होगा सर, उससे इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आपका न्यूट्रॉन की संख्या आ गई, टोटल आपकी न्यूट्रॉन की संख्या आ गई। उसके बाद एक न्यूट्रॉन का भार दिया हुआ है, हमें एक न्यूट्रॉन का भार हमें पता होता है, तो चूंकि हमारे पास कितना, थोड़ी सी अपने स्क्रीन ये बीच में हो गई, स्प्लिट हो गई, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई। मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया
तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं। आगे अपने 2.2 का थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट, अपना थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, मानक ताप पर 34 मिलीग्राम NH3 में प्रोटॉन की संख्या और कुल द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है, प्रोटॉन की संख्या और दूसरा द्रव्यमान। देखो भाई क्या करोगे आप, सिर्फ 34 मिलीग्राम में प्रोटॉन की संख्या। आप देखो NH3 है, आपको एक NH3 में प्रोटॉन कितने आ रहे हैं, में प्रोटॉन कैसे, NH3 में कितने प्रोटॉन सर 7, और हाइड्रोजन में कितने, एक, ये पता ना 7 14, ये इसको प्रोटॉन बोलते हैं। ये 7 हो गए, और हाइड्रोजन में कितने होते हैं, एक, 3 हाइड्रोजन 3, टोटल कितने आ गए 10। एक NH3 में प्रोटॉन 10। अब एक मोल NH3 में प्रोटॉन, एक मोल NH3 में प्रोटॉन कितने आ जाएंगे सर, 10 Na आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 Na आ जाएगा। अब आपने क्या दिया हुआ है, 34 मिलीग्राम दिया हुआ है। 34 मिलीग्राम NH3 में प्रोटॉन निकालना है आपको। तो क्या करोगे आप सर, 34 इंटू 10⁻³ सबसे पहले मिलीग्राम को आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये आपके पास क्या आ गया, सॉरी बार बार इसमें प्रॉब्लम आ रही है, 34 इंटू 10⁻³ आ गया, अपॉन नीचे क्या करेंगे, नीचे हम करेंगे, देखो NH3 है, NH3 का भार आप, नाइट्रोजन का कितना बार 14, हाइड्रोजन का कितना 3, 14 3 17, तो इसको आप सोल्व करोगे 2 इंटू 10⁻³, ये आपका मोल आ गया। ये क्या आ गया, मोल आ गया। इतने मोल में आपको पूछा हुआ है, आपको पता है एक मोल में प्रोटॉन 10 Na है, तो 2 इंटू 10⁻³ मोल में प्रोटॉन की संख्या कितनी आ जाएगी सर, इसको इतने मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10 Na, आप इसको सोल्व करोगे तो 2 इंटू 10⁻² Na आ जाएगा। यह मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। ऐसे कुछ नहीं करना आपको, पहले एक, फिर एक मोल, और उसके बाद जितने मोल आपके पास आ रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको टोटल प्रोटॉन की संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार सेम आपका दिया हुआ आगे कुल द्रव्यमान। तो देखो एक NH3 का द्रव्यमान कितना, एक NH3 का द्रव्यमान कितना सर, एक NH3 का द्रव्यमान हो गया आपका 14 3 17, ठीक है। एक मोल NH3 का द्रव्यमान, सॉरी कुल द्रव्यमान पूछा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, अपने को क्या करना है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमें क्या करना है, प्रोटॉन से निकालना है। देखो प्रोटॉन ये रहा, तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है भाई, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है भाई, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान सर, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है अपना 1.67 इंटू 10⁻27 kg। वही सेम न्यूट्रॉन के जैसा, बिल्कुल थोड़ा सा फर्क होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में। ये आ गया। अब 2 इंटू 10⁻² Na प्रोटॉन का द्रव्यमान आ जाएगा भाई, ये इतना है ना इसका, तो इसका ये इतनी संख्या है, तो ये इसका द्रव्यमान होगा। तो देखो ये आपके प्रोटॉन की संख्या कुल, NH3 में कुल प्रोटॉन की संख्या कितनी, इतनी। इसका द्रव्यमान किससे निकालेंगे, का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे सर, जितनी संख्या आई है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके द्रव्यमान से, 1.67 इंटू 10⁻27 से। तो ये आपका NH3 का, कौन से NH3 का, 34 मिलीग्राम NH3 में कुल प्रोटॉन के द्रव्यमान, या फिर ऐसे बोले तो कुल प्रोटॉन की कुल द्रव्यमान संख्या आ जाएगी। तो कुल द्रव्यमान का मान कैसे निकालोगे, सबसे पहले प्रोटॉन, फिर उस प्रोटॉन का जितना भी द्रव्यमान है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल द्रव्यमान का मान आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो भाई 2.3, निम्नलिखित नाभिकों में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। एक बात आपको पता होना चाहिए, ये X है, इसको Z बोलते हैं, इसको A बोलते हैं। ये A होता है, ये आपको द्रव्यमान नंबर होता है, द्रव्यमान संख्या होती है, या इसको परमाणु भार भी बोल सकते हैं, परमाणु भार। इसको आप Z को क्या बोलेंगे, परमाणु क्रमांक बोलते हैं, या इसको प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन। इसके अलावा एक बात आपको और पता होनी चाहिए कि जो आपका द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार एक ही बात है, वो क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। ठीक है, और यदि आपको उदासीन है एटम, तो एटम क्या है, उदासीन है, उदासीन एटम हो तो प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये 3-4 चीजें आपको पता होनी चाहिए, बराबर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये एक्स जेड ऊपर वाला द्रव्यमान, नीचे वाला परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। उदासीन के लिए प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन देखो C613, तो देखो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितनी, 6। इसको ए, ऊपर वाले जो ये ना परमाणु, ये आपका द्रव्यमान संख्या, इसको ए से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ए का मान कितना सर, 13। ए बराबर क्या होता है सर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो देखो 13 बराबर 6 प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। आपको पूछा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, देखो न्यूट्रॉन ये आ गया, प्रोटॉन आपका 6 आ गया। आगे देखो भाई O816, ये किसको बताएगा, ये सर प्रोटॉन को बताएगा। ये किसको बताएगा, ये ए को बताएगा। ए बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ए की वैल्यू कितनी, 16 बराबर प्रोटॉन कितना, 8 प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा सर। आगे देखो
Mg12 24। तो देखो ए बराबर कितना 24, प्रोटॉन बराबर कितना 12, ए बराबर क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, यानी आपका 24 बराबर क्या हो जाएगा 12 प्लस एन, तो एन की मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसके बाद देखो Fe 2656, ए का मान कितना 56, प्रोटॉन कितना 26, ए बराबर क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितना इसका माइनस कर दिया करो आप तुरंत 30 आ जाएगा। देखो Sr 3888, मैं देखती कर लेता हूँ इसे क्वेश्चन कैसे। सर ये नीचे वाला किसको बताएगा, ये सर प्रोटॉन को बताएगा, न्यूट्रॉन किसको बताएगा 88 माइनस 38 यानी 50 आ जाएगा। ऐसे आपका देखते सोल्व हो जाएगा। ये आपका आगे कई बार आरपीएससी तो यहीं से क्वेश्चन बनाती है, लगभग आपको एटम दे देगा उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पूछ लेगा। ये 2.3 आ गया। अब आगे देखो 2.4, नीचे दिए गए द्रव्यमान और परमाणु संख्या वाले परमाणु का पूर्ण प्रतीक बताओ भाई। आपको दिया हुआ Z बराबर 17, ए बराबर 35। देखो भाई आपको कोई ऐसा एलिमेंट जिसका परमाणु क्रमांक 17 हो और उसका परमाणु भार 35 हो। परमाणु क्रमांक 17 किसका होता है ये आपको पता होना चाहिए। क्लोरीन का क्या होता है परमाणु क्रमांक 17 होता है, उसका भार कितना होता है 35, तो ये आपका क्लोरीन हो गया। फिर आगे देखो 2 नंबर, Z बराबर आपको दे रखा 92 और मास बराबर दे रखा 233। 92 किसका होता है सर यूरेनियम का 92 होता है, बिल्कुल सर यूरेनियम 92 233 होता है, तो ये आपका एलिमेंट किसको बता रहा है यूरेनियम को बता रहा है। आगे देखो आगे क्या है Z बराबर 4, ए बराबर 9, ये किसको बताएगा भाई सर Z बराबर 4 किसको बताता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम को बताएगा, तो बेरिलियम 4 9 आ जाएगा, बेरिलियम 4 9 आंसर आ जाएगा। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, लेकिन लगभग यूं मान के चलना सारे सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही एग्जाम में आएंगे। आगे देखो भाई 2.5, सोडियम लैंप द्वारा उत्सर्जित पीले प्रकाश की तरंग दे दी 580 नैनोमीटर है, इसकी आवृत्ति और तरंग संख्या का परिकलन कीजिए। आपको लेमडा दे रखा, कितना लेमडा दे रखा है 580 नैनोमीटर। ये तो पता नहीं आपको 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है 10 की पावर माइनस 9 मीटर होता है, ठीक है। अब आपको क्या पूछा आवर्ती पूछा है, ये भी आपको पता होगा न्यू बराबर होता है सी अपॉन लेमडा। सी क्या होता है प्रकाश की वेग, प्रकाश का वेग कितना होता है 3 × 10 की पावर में 8 मीटर पर सेकंड अपॉन लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी सर ये रही 580 इंटू नैनोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर माइनस 9 मीटर आ जाएगा। आप इसको सोल्व कर लेना, आपके ये न्यू की वैल्यू आ जाएगी। ये थोड़ा सा सोल्व आपको भी करना है, कैलकुलेशन में क्या है ज्यादा टाइम लगता है, अपन ये चाह रहे कि आपके कंसेप्ट समझ में आने चाहिए। हालांकि इसका मैं आंसर बता दूंगा, आपको आंसर आएगा 5.17 इंटू 10 की पावर में 14 सेकंड इनवर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो भाई 2 नंबर, इसके अलावा साथ में क्या पूछा है तरंग संख्या। हमें पता है तरंग संख्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से, और मैंने आपको बता रखा है तरंग संख्या फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन लेमडा होता है, यानी 1 अपॉन 580 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.72 इंटू 10 की पावर में 6 मीटर इनवर्स। ये लो भाई आपको ये आवर्ती पूछा, आवर्ती का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आवर्ती का फॉर्मूला होता है सी अपॉन लेमडा। तरंग संख्या का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तरंग संख्या फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लेमडा। ये 2 चीज आपको पूछ रखी है इसमें। आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2.6, प्रत्येक ऐसे फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करो जो 3 × 10 की पावर 15 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रकाश के संगत हो। आपको आवृत्ति दी हुई है कितनी 3 × 10 की पावर में 15 हर्ट्ज। कभी भी आपको हर्ट्ज दे दिए जाए आपको टेंशन नहीं लेनी, सेकंड इनवर्स कोई बताएगा, तो 3 × 10 की पावर में 15 सेकंड इनवर्स आपकी आवृत्ति दे रखी है, ये आपकी आवृत्ति आ गई, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है, क्या पूछा हुआ है ऊर्जा पूछा हुआ है। ऊर्जा फॉर्मूला सीधा सीधा होता है ई बराबर क्या होता है एच न्यू। एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड में आ गई। फिर न्यू की वैल्यू कितनी 3 इंटू 10 की पावर में 15 सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स से सेकंड ये कैंसिल हो गया, आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 6 8 19 19.86 इंटू 10 की पावर माइनस 17 19 19 15 34, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी जूल में। तो जूल में आपकी 19.86 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो दूसरा क्या दे रखा है, तरंग दैर्ध्य दे रखा है 0.50 एंगस्ट्रॉम और उस फोटोन की ऊर्जा। तो देखो यदि अब दूसरा सेकंड में क्या दे रखा है, थोड़ा सा मैं फास्ट इसलिए करवा रहा हूं कि अपने पास क्वेश्चन बहुत है। अब मैं ये चाह रहा हूं भी अपने क्वेश्चन मैक्सिमम करें, लगभग सेम पैटर्न का यदि कोई क्वेश्चन आएगा वो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या दे रखा है, लेमडा दे रखा है आपको 0.50 एंगस्ट्रॉम। इसकी एनर्जी कैसे निकालोगे सर, इसकी एनर्जी निकालेंगे ई बराबर एच सी अपॉन लेमडा। सीधे सीधे आपको फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू रखनी है। थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूं इसमें वैल्यू क्या रखनी है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ये आपके एच की वैल्यू आ गई। 3 इंटू 10 की पावर में 8, ये आपके सी की वैल्यू आ गई अपॉन लेमडा की वैल्यू आपको दे रखा है 0.50 एंगस्ट्रॉम को हमेशा आपको मीटर में रखना है,
हमेशा मीटर में कैसे रखोगे, 10 की पावर -10। ये आप इसको सोल्व करना, आपकी एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप जब सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.98 इंटू 10 की पावर -15 जूल। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। आगे देखो भाई 2.7 आपको दे रखे 2 इंटू 10 की पावर -10 काल वाली प्रकाश की तरंग दे दी है, आवर्ती और तरंग संख्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। आपको काल दिया हुआ है, काल का मतलब पीरियड दिया हुआ है। सबसे पहले आपको देखो क्या दिया है, 2 इंटू 10 की पावर -10 सेकंड। हमें पता है आवर्ती क्या होती है सर, आवर्ती की जो यूनिट होती है, आपने देखा होगा आवर्ती की यूनिट सेकंड इनवर्स होती है। देखो यहाँ पे भी हमने आवर्ती की बात की तो सेकंड इनवर्स लगाया, यहाँ पे भी बात की तो सेकंड इनवर्स लगाया। तो इसको सेकंड इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे सर, आवर्ती बराबर होते हैं 1 आवर्त काल। सब करवा रखा है मैंने आपको क्लासरूम में। 1 आवर्त काल यानी इसको 1/2 इंटू 10 की पावर -10 सेकंड, तो ये ऊपर जाएगा सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ये 0.5 इंटू 10 की पावर में 10 सेकंड इनवर्स। ये आपके आगे आवर्ती की वैल्यू। फिर दूसरा क्या पूछा हुआ है, दूसरा आपको पूछा तरंग दे दी है। तो देखो आवर्ती बराबर क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। तो लेमडा वैल्यू क्या आ जाएगी, सी अपॉन न्यू। सी की वैल्यू कितनी आएगी, 3 इंटू 10 की पावर में 8 अपॉन न्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 0.5 इंटू 10 की पावर में 10। इसको आप सोल्व करोगे तो आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। क्या ये टफ है क्या, तो ये सर कितना आ जाएगा, 6 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। इसके अलावा तीसरा क्या पूछा हुआ है, तीसरा पूछा तरंग संख्या। तरंग संख्या कैसे निकालोगे, न्यू बराबर 1/लेमडा। बस तीनों आपका सोल्व हो गया। आगे देखो भाई 2.8, इसको 1/लेमडा यानी 1/6 इंटू 10 की पावर -2 कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। आगे देखो भाई 2.8, ऐसा प्रकाश जिसकी तरंग दैर्ध्य 4000 पिकोमीटर और 1 जूल ऊर्जा दे, फोटोन की संख्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई। आपको दे रखा है तरंग दैर्ध्य कितना, 4000 पिकोमीटर। 4000 पिकोमीटर, मुझे ये पता है 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है, 10 की पावर -12 मीटर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लेमडा लिख लिया करो, 4000 इंटू 10 की पावर -12 मीटर। इसको आप सोल्व करोगे 4 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। ये आपका आ गया लेमडा, ये आपकी लेमडा वैल्यू आ गई। फिर दूसरी बात क्या बोल रहे हैं, ऊर्जा दे रखी है 1 जूल। ऊर्जा कितनी, 1 जूल। 1 जूल मैंने आपको ये करवा रखा है। ई बराबर क्या होता है, यदि आपको संख्या पूछ लिया जाए तो हमेशा NH न्यू लगाते हैं। ई बराबर क्या लगाते हैं, NH न्यू। ये N बताएगा फोटोन की संख्या को। देखो ई बराबर NH न्यू की वैल्यू C अपॉन लेमडा आ जाएगा। तो आपको क्या पूछा हुआ है, हमें N पूछा हुआ है। N बराबर क्या आ जाएगा, E इंटू लेमडा अपॉन HC। ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे, HC डिवाइड में हो जाएगा, आपकी वैल्यू N की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो E की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 1 जूल दे रखी है। लेमडा की वैल्यू कितनी है सर, 4 इंटू 10 की पावर -9 है। अपॉन H की वैल्यू कितनी है, 6.62 इंटू 10 की पावर -34 है। C की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर में 8 है। जब आप इसको सोल्व करोगे, जब आप उसकी पूरी कैलकुलेशन करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.0 इंटू 10 की पावर में 16, यानी 2 इंटू 10 की पावर 16 आपके फोटोन की संख्या होगी, जिसकी एनर्जी 1 होगी और उनका तरंग दैर्ध्य 4000 पिकोमीटर होगा। कुछ नहीं करना आपको, बस ये आपको फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए कि जब भी आपको n पूछा जाए तो आपको E बराबर NH न्यू माना जाएगा। यहां से आप n की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। ये n, देखो मैं एक बात बता दूं, एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, एक फोटोन की ऊर्जा होती है सर h न्यू के बराबर। h न्यू के बराबर हमें पूछा फोटोन की संख्या, इसका मतलब NH न्यू। n फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी सर, n फोटोन की ऊर्जा ये बराबर होगी NH न्यू के बराबर। और यही n पूछा हुआ है सर, कितने n होंगे इसमें, तो आप आसानी से इसमें n निकाल सकते हो। आगे देखो भाई 2.9, क्वेश्चन नंबर 2.9, यदि 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर तरंग दैर्ध्य वाला एक फोटोन 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य करने वाले धातु से टकराता है, तो फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो। एक तो देखो आपको मैंने ये जो आपको करवा रखा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं इसको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, एक आपको प्रकाश आप गिराते हो, यहाँ पे कोई मेटल होती है, उस मेटल का उसको बोलते हैं कार्यफलन, जहां से आपको ये कार्यफलन ये बताएगा कि कितनी मिनिमम ऊर्जा चाहिए उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। मान लेते वो मिनिमम ऊर्जा आपकी पूरी हो चुकी है, मान लेते इसकी आपको 2 वोल्ट चाहिए, आप बाहर से दे रहे हो 5 वोल्ट का प्रकाश, तो आपको क्या होगा, ऊर्जा वहां से, ये इलेक्ट्रॉन वहां से आसानी से निकल जाएगा और फिर इलेक्ट्रॉन चलेगा इसे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहां से मूव हो रहा है, वो कितनी एनर्जी में मूव हो रहा है, सारा काम आपका एनर्जी का है। तो हमने शुरू की एनर्जी h न्यू मानते हैं बराबर ये h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये किसकी बताएगा, ये आपके सर कार्यफलन को बताएगा, ये कार्यफलन को बताएगा। और ये निकलने के बाद में ऊर्जा, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन आपका निकल चुका है, वो किस वेग से आपका गति करेगा, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। यानी आपको ये फॉर्मूला याद रखना, h न्यू बराबर h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले हम कितनी प्रकाश वाली ऊर्जा डाल रहे हैं, कितनी तरंग दैर्ध्य वाली वेवलेंथ डाल रहे हैं, तो सर 4 इंटू 10⁻⁷। तो देखो h बराबर 6.62 इंटू 10⁻34। न्यू की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10⁸ अपॉन लेमडा। इसकी जगह मैं c अपॉन लेमडा लगा सकता हूँ क्या? बिल्कुल सर लगा सकते हो। तो ये अपॉन लेमडा की वैल्यू कितनी है सर? 4 इंटू 10⁻⁷। ये आ गया, ये एच न्यू आपका आ गया। ये एच न्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले आपको पूछा फोटोन की ऊर्जा, ये आपका फोटोन की ऊर्जा को बताएगा। ये जो मान है आपके फोटोन की ऊर्जा को बताएगा। ये आपका किसकी मान है? फोटोन की ऊर्जा का मान है। देखो फोटोन की ऊर्जा मान पूछा हुआ है, तो फोटोन की ऊर्जा क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 6.62 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 4 इंटू 10⁻⁷। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या? बिल्कुल सर समझ में आ गई। ये आगे वैल्यू आपकी 4.96 इंटू 10⁻19 जूल। ये जूल में है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। यदि आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा ईवी में, किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 4.96 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। आप जब इसको सोल्व करोगे तो इसकी जो फोटोन की ऊर्जा आपके आ जाएगी 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक फॉर्मूला आपको, वही ऊपर वाला फॉर्मूला सेम, फोटोन की ऊर्जा बराबर आएगा कार्यफलन प्लस काइनेटिक एनर्जी। देखो फोटोन की ऊर्जा कितनी? 3.10। कार्यफलन आपको कितना दे रखा है? 2.13 प्लस क्या आ जाएगा? आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का मान कितना आ जाएगा? 3.10 माइनस 2.13, ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आगे काइनेटिक एनर्जी। फिर तीसरा क्या दे रखा है इसमें? प्रकाश ये इलेक्ट्रॉन के वेग। तीसरा आपको वेग पूछा हुआ है। देखो वेग कैसे निकालोगे सर? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है भाई? हाफ एम वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, एम की वैल्यू हम जानते हैं, वी की वैल्यू हम आसानी से निकाल दें। कैसे? तो देखो ये हो गया 0.97। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमेशा जूल में कन्वर्ट कर लिया करो। इसको जब भी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसने पूछ रखा है, जब पूछ रखा है तब अच्छी बात आपने निकाल लिया। अब आपको वापस जूल में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्मूले में आप हमेशा जूल में अप्लाई करोगे। तो ये देखो 0.97 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, ये आपका जूल में आ जाएगा बराबर हाफ एम। एम किसके लिए? फोटोन के लिए। फोटोन का मास कितना होता है सर? 9.1 इंटू 10⁻31 होता है इंटू वी स्क्वायर। अब देखो इसको आप सोल्व करोगे तो वी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 2 इंटू 0.97 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31। ये आपका आ गया वी स्क्वायर का मान। ठीक है, v आपको करना चाहोगे तो v इसका रूट आ जाएगा, तो आपकी v की वैल्यू आ जाएगी। तो v की वैल्यू कितनी आएगी जब आप इसको सोल्व करोगे? तो v की वैल्यू आ जाएगी 5.484 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपकी लास्ट में फाइनल वेग आ जाएगा। देखो भाई क्या किया इसने, इसने ये देखो ये आपका आ गया, जो आप कौन सी वेवलेंथ की ऊर्जा डाल रहे हो, कौन सी वेवलेंथ का फोटोन डाल रहे हो, उसकी ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला है। तो ये फोटोन की ऊर्जा हो गया। फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला होता है hc/λ। तो वहां से आपने ऊर्जा डाल दी। ये आपका बताता है कार्यफलन को, प्लस ये आपकी यदि आपका इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हो चुका है तो वो किस वेग से गति करेगा, ये बताएगा आपका काइनेटिक एनर्जी। तो ये फॉर्मूला आपको मैंने करवा रखा है, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। वही फॉर्मूले का यूज करके आपका आंसर आएगा। ये हो गया आपका 2.9। अब बात करेंगे 2.10 की। 2.10 क्या बोले? सोडियम परमाणु आयनन के लिए 242 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय विकिरण प्राप्त होती है। तो सोडियम की आयनन ऊर्जा किलो जूल पर मोल में, देखो इसने पूछ रखा है किलो जूल पर मोल, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक अब इसने पूछा है, आपको सब कुछ दे रखा है, लेमडा दे रखा है 242 नैनोमीटर। तो आप क्या करोगे? ई बराबर हम जानते हैं ई बराबर एच सी अपॉन लेमडा होता है सर। एच 6.62 इंटू 10⁻⁻34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 अपॉन लेमडा वैल्यू से 242 नैनोमीटर बराबर हम जानते हैं 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है, 10⁻⁹। ये किस में? ये सर जूल में आएगा। ये किस में आएगा? ये वैल्यू पूरी पूरी आपकी जूल में आएगी। आपको किस में निकालनी है? जूल पर मोल में। जब भी आपको जूल पर मोल में निकाल ले, आपको हमेशा गांठ माननी है, जब भी ये आएगी वैल्यू, क्योंकि यह वैल्यू ऐसे याद कर लो, ये वैल्यू जूल में आएगी।
हमें किस में निकालनी है, हमें मोल इनवर्स में निकालनी है। में निकालनी हो तो आपको Na से मल्टीप्लाई करना है, तो Na से गुणा करेंगे, Na से गुणा करेंगे। तो देखो E बराबर जो भी वैल्यू आएगी इसको Na से और मल्टीप्लाई कर दो, यानी 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर में 10, सॉरी 10 की पावर में 8, 10 की पावर में 8 अपॉन 242 इंटू 10 की पावर माइनस 9 इंटू इसको Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.023 इंटू 10 की पावर में 23। ये आपके वैल्यू आ जाएगी किलो, सॉरी ये आ जाएगी वैल्यू जूल पर मोल। अब आपको किस में पूछा हुआ है, हमें पूछा हुआ है किलो जूल में। किलो जूल के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी किलो जूल पर मोल में। ये किस में आ जाएगी वैल्यू आपकी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी किलो जूल पर मोल में। इसको आप जब सोल्व करोगे पूरे को तो ये आपका दे 494 किलो जूल मोल इनवर्स। सबसे पहले हमने जूल में निकाली, सबसे पहले हमने एनर्जी जूल में निकाली, फिर जूल को हमने मोल इनवर्स में करने के लिए हमें पूछा है मोल इनवर्स में, तो Na से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वैल्यू आ गई जूल मोल इनवर्स में। हमें पूछा किलो जूल में, तो किलो जूल के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो आपकी एनर्जी आएगी वो आपकी एनर्जी आ जाएगी किलो जूल पर मोल में, किलो जूल पर मोल में। आज का सेशन यहां तक कंप्लीट करते हैं, अपन 10-10 क्वेश्चन लेके आएंगे। मेरे हिसाब से आप अपने डेली रेगुलर बेसिस पे यदि ये करेंगे तो अपना सारा जब अपने एग्जाम होगा उस एग्जाम से पहले पहले पूरी एनसीईआरटी का अपने अभ्यास प्रश्न कर सकते हैं। यदि आपको वास्तव में ऐसा लगा कि सेशन बहुत ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव है, आपके काम की चीज है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करवाएंगे। डायरेक्ट आपका क्या करेंगे, कैलकुलेशन आपको नहीं करवाएंगे, सिर्फ आपको ये बताना चाहेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या चीज पूछना चाह रहे हैं, किसको किस में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपका आंसर आएगा। यानी आपको मोटी मोटी कंसेप्ट आपको सारे बताए जाएंगे। कैलकुलेशन थोड़ी बहुत आप खुद कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन अपने आरपीएससी इतनी ज्यादा नहीं पूछती है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछेंगे, कैलकुलेशन जिसमें बहुत कम रहेगी। अपने ये कोशिश रहेगी कि आपको चैप्टर का पूरा निचोड़ समझ में आना चाहिए। आपने यदि पूरे चैप्टर पढ़े हैं तो आपको ये सारे फॉर्मूले आते हैं, आपने सब फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, मेरे हिसाब से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराएं ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। इसके साथ में यदि आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हो तो आप अपना आंकलन जरूर करें, उसके लिए आप हमारी मेगा टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट थोड़ी सी देर बाद में, अपन लेके आएंगे फिर 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ऐसे करके अपने क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिए हुए, 67 क्वेश्चन दिए हुए, टोटल यहाँ पे 67 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यदि आप 67 क्वेश्चन आपने ईमानदारी से हमारे साथ देख लिए तो यूं मान के चलना एटॉमिक स्ट्रक्चर का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आपका गलत नहीं होगा, डेफिनेटली गलत नहीं होगा। चाहे आरपीसी को कोई से भी एग्जाम को उठा के देख लेना, इससे इजी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करेंगे अपन ऐसे पूरा सेशन लेके आए, पूरी एनसीईआरटी हम करवाएं। ये तभी पॉसिबल है जब आप हमारे मोटिवेशन करोगे, हमारी कमेंट करोगे कि सर बिल्कुल हमारी को रिक्वायरमेंट है, हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे। तो अब आपको ध्यान में रखते हुए ये सब कुछ इस तरह का हमने डिजाइन किया है। यदि आप हमारे को अच्छे मोटिवेट करोगे, अच्छे कमेंट करोगे तो हमारा मोटिवेशन लेवल बना रहेगा और फिर हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके बीच में लेके आएंगे। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।